नमस्ते छात्रों, आज हमें व्याकरण का वाक्यों के भेद यह पाठ देखना है। वाक्य के दो भेद किए गए हैं। एक है रचना के अनुसार वाक्य और दूसरा है अर्थ के अनुसार वाक्य। वाक्यों के भेद देखने से पहले हम देखते हैं कि वाक्य किसे कहा जाता है या वाक्य हम किसे कहते हैं। इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह जो होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। या दो पदों का जो मेल होता है जिससे पूरा अर्थ प्रतीत होता है उसे वाक्य कहा जाता है। और वाक्य का जो समूह है वो श्रोता या वक्ता को पूरा अर्थ देता है या उस वाक्य के माध्यम से पूरा अर्थ हमें प्रतीत होता है। ऐसा पदों का शब्द समूह या सार्थक समूह जिसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि सत्य की विजय होती है, ये जो वाक्य है इस वाक्य में सार्थक शब्दों का समूह आया है और इस समूह के माध्यम से हमें वाक्य का पूरा अर्थ ज्ञात होता है। वाक्यांश किसे कहा जाता है? शब्दों के ऐसे समूह जो कि जिसके माध्यम से वाक्य का पूरा अर्थ नहीं निकलता है। हमने वाक्य में देखा था कि सार्थक पदों से या शब्द समूह से वाक्य बनता है। यहाँ भी शब्दों का समूह आता है, लेकिन उस समूह से वाक्य का पूर्ण अर्थ हमें ज्ञात नहीं होता है, उसे वाक्यांश कहा गया है। उदाहरण में देखो, जैसे कि दरवाजे पर, ये सार्थक शब्द समूह है। दरवाजे पर ये दो शब्द एक साथ जुड़कर आए हैं, लेकिन इस शब्द समूह से पूरा अर्थ प्रतीत नहीं होता है, इसीलिए इस पद को हम वाक्यांश कहेंगे। आगे है कोने में। कोने में यह शब्द जब हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो इस शब्द से भी कोई अर्थ प्रतीत नहीं होता है। वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे क्या है क्या नहीं है, ये पूरा अर्थ, ये वाक्य का जो समूह है हमें पूरा अर्थ नहीं देता है, इसीलिए इसे वाक्यांश कहा गया है। तो आदि शब्द समूह का अर्थ तो निकलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए इन्हें वाक्यांश कहा गया है। वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं जिसे हम उद्देश्य और विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य किसे कहा जाता है और विधेय किसे कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि उद्देश्य यानी वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है या वाक्य का महत्वपूर्ण हिस्सा जिसके बारे में वाक्य में जानकारी दी जाती है। उदाहरण में देखो, राम सो रहा है। इस वाक्य में राम जो है यह इस वाक्य का कर्ता है और राम के बारे में हमें अधिक जानकारी इस वाक्य से प्राप्त हो रही है। जैसे कि राम सो रहा है, यह वाक्य हमें ये जानकारी देता है। दूसरा वाक्य देखो, राजू खाना खा रहा है। इस वाक्य में राजू क्या कर रहा है तो खाना खा रहा है, ये जानकारी हमें मिलती है। किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं। इस वाक्य में किसान के बारे में जानकारी दी है, तो ये किसान जो शब्द है इस वाक्य का उद्देश्य है। जवान देश की रक्षा करते हैं, तो इस वाक्य में जवान ये जो नाम आया है या संज्ञा आई है, ये वाक्य का उद्देश्य है। जवान के बारे में जानकारी दी गई है, तो जवान देश की रक्षा करता है, यह वाक्य में से प्रतीत होता है। विधेय किसे कहा गया है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में
जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि इस वाक्य में देखो करण, इस वाक्य में करण ये क्या है, उद्देश्य है, लेकिन खेल रहा है ये इस वाक्य का विधेय है। करण क्या कर रहा है, खेल रहा है, मतलब करण के बारे में अधिक जानकारी हमें प्रतीत हो रही है। खेल रहा है यह इस वाक्य का विधेय है। उद्देश्य के बारे में वाक्य का जो पद हमें जानकारी देता है उसे विधेय कहा जाता है। चित्रकार चित्र बनाता है, तो इस वाक्य में चित्र बनाता है ये इस वाक्य का विधेय हो गया। चित्रा गीत गा रही है, गीत गा रही है ये इस वाक्य में विधेय है। मंजरी बस से शहर गई, तो इस वाक्य में बस से शहर गई यह इस वाक्य का विधेय है। तो विधेय यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के मुख्य दो भेद हैं, जैसे कि रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पहला देखते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं, या सरल वाक्य यानी क्या। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक क्रिया का होना आवश्यक होता है। सरल वाक्य में क्रिया एक होती है या एक ही उद्देश्य उस वाक्य में से प्रतीत होता है। ऐसे सारे वाक्य जिस वाक्य में मुख्य क्रिया है उन वाक्यों को सरल वाक्य कहा जाता है। मुख्य क्रिया इस वाक्य में होती है, जैसे कि मोहन हंसता है, ये जो वाक्य है इस वाक्य में मुख्य क्रिया है और ये वाक्य सरल वाक्य का उदाहरण है। और एक वाक्य मैं आपको बताती हूँ, राजू शिमला गया, इस वाक्य में भी मुख्य क्रिया एक ही है, जैसे कि शिमला जाने की क्रिया यहाँ पे हो रही है। इस वाक्य में मोहन हंसता है, हंसने की क्रिया हो रही है, इसीलिए ये वाक्य सरल वाक्य में आता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। 2 या अधिक मतलब संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य आते हैं और दोनों वाक्य अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं या पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने से जो वाक्य बनता है उसे भी संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे कि राम बाजार गया और संतरे लाया, ये जो वाक्य है इस वाक्य में 2 उपवाक्य है। पहला है राम बाजार गया और दूसरा है संतरे लाया। तो दोनों उपवाक्य पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं या दोनों उपवाक्य के माध्यम से पूरा अर्थ ज्ञात होता है। राम बाजार गया मतलब राम बाजार जाने की क्रिया वहाँ पे पूरी हो गई है और दूसरा जो उपवाक्य है संतरे लाया, संतरे लाने की क्रिया भी यहाँ पे पूर्ण हो गई है। तो इस 2 मुख्य वाक्य अपना पूर्ण अर्थ देने में सक्षम है। दूसरा वाक्य है सच बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। तो इसमें पहला प्रमुख वाक्य है सच बोलो और दूसरा है कटु
सत्य न बोलो। दो उपवाक्य आपस में जुड़ गए हैं और दोनों उपवाक्यों में से पूरा अर्थ निकलता है। हम सब दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हम सब दिल्ली घूमने गए, यह एक वाक्य है और दूसरा वाक्य है वहाँ 4 दिन रहे। तो दोनों वाक्यों में से पूर्ण अर्थ निकलता है। तो ऐसे सारे वाक्य संयुक्त वाक्य में आते हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य वाक्य उस वाक्य के ऊपर आश्रित होता है। यह उपवाक्य परस्पर अधिकरण योजकों से जोड़े जाते हैं, जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए आदि शब्दों से जुड़ने वाले वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। और एक परिभाषा मैं आपको बताती हूँ। जो वाक्य एक मुख्य और एक या दो एक से अधिक गौण वाक्य से मिलकर बनते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो गौण वाक्य मुख्य वाक्य के बिना अपना अर्थ प्रकट नहीं करता है, इसीलिए गौण वाक्य को आश्रित वाक्य कहा जाता है और जो मुख्य वाक्य है उसे प्रधान वाक्य कहा जाता है। तो उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, जैसे कि शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। तो ये जो वाक्य है, पहला जो वाक्य है शिक्षक ने बताया कि, ये जो वाक्य है प्रधान वाक्य है, और स्कूल में छुट्टी होगी ये दूसरा वाक्य उपवाक्य है और ये उपवाक्य पहले मुख्य वाक्य के ऊपर आश्रित है। दूसरा वाक्य देखो, जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। तो पहला वाक्य यहाँ पे है जो व्यक्ति कमरे में बैठा है, ये मुख्य वाक्य है और गौण वाक्य है वह मेरा भाई है। वह मेरा भाई है, ये गौण वाक्य मुख्य वाक्य के ऊपर आश्रित है। तीसरा वाक्य देखो, जब तू छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। जब तू छोटा था ये एक पूर्ण वाक्य है और ये मुख्य वाक्य है, और साइकिल खूब चलाता था ये गौण वाक्य है। यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। आगे जाएगी शब्द है, यहाँ पे नहीं आया है। तो इस वाक्य में यदि वर्षा न हुई ये मुख्य वाक्य और फसल नष्ट होना ये आश्रित वाक्य है। तो मिश्र वाक्य में मुख्य वाक्य के ऊपर गौण वाक्य डिपेंड होता है और ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य और चौथा है विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मयादिवाचक वाक्य। पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, छठा है इच्छावाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। तो जिस तरह से हमने रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद देखे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, उसी तरह से अर्थ के अनुसार हमें वाक्यों के 8 भेद देखने हैं। तो देखते हैं विधानवाचक वाक्य किसे कहा जाता है। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। और एक परिभाषा मैं बताती हूँ, जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या कहने की सूचना हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि
भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा है। ये 3 वाक्य मैंने यहाँ पे दिए हैं और इस वाक्य के माध्यम से हमें विधान समझ में आ रहा है। ये वाक्य विधानवाचक वाक्य है। इस वाक्य से कोई क्रिया होने या करने की सूचना हमें प्राप्त हो रही है, इसीलिए इस वाक्य को विधान वाक्य या विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य या निषेधार्थक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक या निषेधार्थक वाक्य कहा जाता है। मैंने दूध नहीं पिया। इस वाक्य के माध्यम से हमें ये प्रतीत हो रहा है कि मैंने ये क्रिया पूरी नहीं की है, इसीलिए ये निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। मैंने खाना नहीं खाया, मतलब नहीं या क्रिया नहीं होने का बोध जिस वाक्य से प्राप्त होता है, ऐसे वाक्यों को हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। क्रिया नहीं हुई है यह दर्शाने वाले सारे वाक्य निषेधवाचक वाक्य में आते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नार्थक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, या जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि भारत क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा है। ये जो वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें भारत क्या है, तो क्या इस शब्द से प्रश्न का बोध होता है और हमें उत्तर लिखना है। तो भारत एक देश है। तो राम के पिता कौन है, तो कौन इस शब्द से हमें उत्तर देना है या इस वाक्य में प्रश्न कहा गया है ये प्रतीत होता है। तीसरा वाक्य दशरथ कहाँ के राजा है। दशरथ कहाँ, कहाँ ये जो शब्द है इस शब्द से हमें प्रश्न का बोध होता है। क्या, कौन और कहाँ ये शब्द इन वाक्यों में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसीलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञार्थी वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है वह विधान सूचक वाक्य कहलाता है या विधि सूचक वाक्य कहलाता है। इस वाक्य के माध्यम से हमें प्रार्थना या आज्ञा का बोध होता है। जैसे कि बैठो, ये जो शब्द यहाँ पे मैंने लिया है वाक्य में आप इसे प्रयुक्त कर सकते हैं। बैठो मतलब किसी ने हमें बैठने की आज्ञा दी है, बैठिए, ये भी शब्द हमें बैठने के लिए आज्ञा देने वाला शब्द है। कृपया बैठ जाइए, ये भी शब्द। शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। इन वाक्यों में से प्रार्थना या आज्ञा की जा रही है ऐसा प्रतीत होता है या दर्शाया गया है, इसीलिए इन सारे उदाहरणों को हम आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। कृपया बैठ जाइए मतलब किसी ने हमें प्रार्थना की है बैठने के लिए। बैठो, यहाँ पे बैठो इस शब्द से आज्ञा का भाव हमें प्रतीत होता है। कृपया बैठ जाइए इस वाक्य से किसी ने हमें बैठने के लिए प्रार्थना की है ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसीलिए ये जो वाक्य है ये आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। पांचवा है विस्मयादि बोधक या विस्मयादिवाचक वाक्य।
वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे कि इन वाक्यों में कोई आश्चर्य के भाव या दुख के भाव या अचानक हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इन वाक्यों में होता है। जैसे कि आहा कितना सुंदर उपवन है, एकदम से हमारे मुंह से ऐसे शब्द अचानक निकलने वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों को विस्मय कहा जाता है और ये विस्मयादि बोधक वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। ओहो कितनी ठंडी रात है, यहाँ जो ओहो शब्द आया है ये विस्मय का भाव प्रतीत करता है और इसीलिए इस वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य कहा गया है। बल्ले हम जीत गए, तो यहाँ जीत की जो खुशी है ये बल्ले इस शब्द से प्रतीत हो रही है, इसीलिए इसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहा गया है। छठा है इच्छा वाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कोई इच्छा या आशीर्वाद दिया जाता है ऐसे वाक्यों को इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण में देखो, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नववर्ष मंगलमय हो। ये जो दोनों वाक्य यहाँ पे मैंने लिए हैं, इन वाक्यों के माध्यम से किसी ने आशीर्वाद दिया है हमें, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो ऐसे सारे वाक्य इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। और एक वाक्य मैं आपको बताती हूँ, ईश्वर आपको सफल करे, भगवान तुम्हें सुखी रखे। इस तरह के वाक्य इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। सातवां है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम का मकान उधर है, सोनू इधर रहता है, मतलब संकेत किया गया है, प्रॉपर हमें नहीं बताया कि राम का मकान कहाँ है मतलब कौन से गांव में या गली में या कौन से स्थान पे वो रहता है, उस स्थान का हमें यहाँ पे बोध नहीं होता है। उधर ये संकेतवाचक शब्द इस वाक्य में आया है, इसीलिए ये वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। सोनू उधर रहता है, उधर इस शब्द से हमें स्थान का पता नहीं होता है, सिर्फ ये संकेत किया गया है, इसीलिए ये संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। आठवां है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि क्या वह यहाँ आ गया, मतलब किसी ने संदेह किया है। संकेत और संदेह दोनों शब्दों में क्या फर्क है ये आपको समझना है कि हमें पता नहीं है क्या वह यहाँ आ गया है, हमें पता है क्या आया है या नहीं है, सिर्फ हमने संदेह किया है कि शायद वो यहाँ पे आ गया है। क्या उसने काम कर दिया, मतलब उसने काम किया है या नहीं किया है, ये हमें इस वाक्य से प्रतीत नहीं होता है। कर लिया होगा, ऐसा हम संदेह कर रहे हैं, तो ऐसे वाक्य संदेह वाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इस तरह से आज हमने वाक्य किसे कहा जाता है, वाक्यांश क्या होता है और वाक्य के जो दो मुख्य भेद है, पहला है रचना के अनुसार वाक्य और दूसरा है अर्थ के अनुसार वाक्य, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है। तो अर्थ के अनुसार जो वाक्य है
इन वाक्यों में क्या महत्वपूर्ण है और रचना के अनुसार जो वाक्य के 3 प्रकार है, ये किस तरह से वाक्य होते हैं या किस तरह के वाक्य इसमें प्रयुक्त होते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे वाक्य रचना या वाक्य भेद यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद छात्रों।